महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवी को पराजित किया था? लिच्छवियों को पराजित किया था और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवियों को नरेश की पराजित किया था और उनकी लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया, उनकी राजधानी वैशाली थी। किसकी राजधानी थी? लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? वैशाली। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो जैन धर्म में जो दिगंबर और श्वेतांबर है उनमें प्रमुख अंतर है। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया। अनासक्ति और नग्नता मतलब न्यूड रहना है। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। जबकि श्वेतांबर में क्या है? नग्नता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ है? तो जो देवनामप्रिय की जो उपाधि धारण की थी वो अशोक मौर्य ने की थी। किसने की थी? अशोक मौर्य ने, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे? चंडाल जो थे नगर से बाहर रहते थे। नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच पाए। तो फायान की यात्रा में विवरण दिया गया है कि जो चंडाल थे वह नगर से बाहर रहते थे। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? तो गुप्त काल में किसने बताया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, और आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली के निकट जो तुगलकाबाद है उसका संस्थापक उत्तराधिकारी कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलकाबाद का संस्थापक, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। जिसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश ही सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक इनका कार्यकाल क्या था? अधिक था। और सबसे कम किसका था? खिलजी का। किसका कम था? खिलजी का। कंधार पर किसने अपना अधिकार कर लिया? तो कंधार पर शाह अब्बास ने। कब किया? 1622 ईस्वी में। कंधार पर किसने अधिकार कर लिया? तो शाह अब्बास ने। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में भीमवार नामक स्थान पर। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का उल्लेख उत्कीर्ण है? तो कौशाम्बी स्तंभ में। जहांगीर का जो उल्लेख उत्कीर्ण है वो कौशाम्बी स्तंभ में है। सर टॉमस्रो जहांगीर के दरबार में कब आया? तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस्रो जहांगीर के दरबार में भारत आया। जो चिकित्सा का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, जहांगीर ने कहा था। किसने कहा था? जहांगीर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो नूरुद्दीन की उपाधि किसने धारण की? जहांगीर ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां था। कौन था? बेबादल खां। तो शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। शाहजहां शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम। शाहजहां ने संगीतक लाल खां को किसकी उपाधि दी? तो जो संगीतक लाल खां थे उन्हें गुण समंदर की उपाधि दी। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से कराया? तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद कराया शर्र-ए-अकबर के नाम से। शर्र-ए-अकबर के नाम से। दारा शिकोह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दारा शिकोह को? तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है दारा शिकोह को। मुमताज
मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मुईर मोहम्मद हकीम। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? तो मदन्ना और अकन्ना जो थे उन ब्राह्मणों का संबंध अबुल हसन से था। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? तो औरंगजेब को दफनाया गया था खुल्लाबाद वर्तमान में रोजा। जो बाबर था, बाबर को कहाँ पर दफनाया गया? तो बाबर को काबुल में। फिर हुमायूं को कहाँ दफनाया गया? तो हुमायूं को दिल्ली में। कहाँ दफनाया गया? दिल्ली में। उसके बाद हमारा आता है अकबर। अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में। जहांगीर को दफनाया गया लाहौर में। कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। जहांगीर के बाद हमारे आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया? तो आगरा में। कहाँ? आगरा में। शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो औरंगजेब को दफनाया गया खुल्लाबाद वर्तमान रोजा, इसको औरंगाबाद भी बोलते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो इस बात को याद रखेंगे। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का हुआ। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज कानून से था। किससे था? राज कानून से। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को। किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत हुई? तो जो मुगल साम्राज्य की सीमाएं थी वो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक विस्तृत हुई। ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया? तो ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में हराया। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता था? तो मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखशियर को। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? शाह आलम द्वितीय ने। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में मंत्रिपरिषद को कहा जाता था विजारत। क्या कहा जाता था? विजारत। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान कहलाता था मीर शमान। क्या कहलाता था? मीर शमान। सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहा जाता था दरोगा ए डाक चौकी। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य कौन सी इकाई की स्थापना की गई? तो चकला इकाई की स्थापना की गई सरकार और परगना के मध्य। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया? तो नस्क प्रणाली को। किसको अपनाया? नस्क प्रणाली को। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जन्म जहाँ हुआ था वो शिवनेर दुर्ग था। वर्ष ये जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज के माता पिता कौन थे? तो शिवाजी महाराज के माता पिता माता जीजाबाई थी। कौन थी? माता जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। सैन्य प्रधान कौन होता था? तो जो सैन्य प्रधान होता था सर ए नौबत होता था। कौन होता था? सर ए नौबत। आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? तो आय व्यय का जो लेखा जोखा होता था वो अमात्य रखते थे शिवाजी महाराज के समय में। सूचना एवं गुप्तचर एवं छंद विग्रह के विभागों को अध्यक्ष कौन होता था? तो वाकावाक यान
विष होता था। कौन सा होता था? वाकयान विष। एक चीज़ और बताते हैं कि जो शिवाजी महाराज थे तो उनके शासनकाल में जो मंत्री परिषद होती थी, मंत्रियों का संगठन, उसको बोलते थे अष्टप्रधान। क्या बोलते थे? अष्टप्रधान। और जो वो थे, क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के जो तेलुगु थे, जो कृष्णदेव राय के साम्राज्य में रहते थे, जो उनकी मंत्री परिषद होती थी, कृष्णदेव राय के साम्राज्य में विजयनगर शासक थे, उसको उनके मंत्री परिषद को बोलते थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज। ये प्रश्न आ सकता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय थे, उनकी मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था? अष्टदिग्गज। शिवाजी महाराज की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान। और जो अपने अकबर थे, मुगल शासक, उनकी मंत्री परिषद को क्या बोलते थे? तो उनकी मंत्री परिषद को बोलते थे नवरत्न। जो नवरत्न थे, उनके 9 रत्न थे। इस बात को याद रखना है। सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूरज राजस्व व्यवस्था से सरजमी प्रथा संबंधित थी। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू कहा जाता है। किसने कहा था? तो औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी, क्योंकि उनके पास ऐसा टैलेंट था कि वह एक प्रकार से, उनको जो महाराष्ट्र में पहाड़ियाँ होती, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उनकी सभी रास्तों का उनको पूरा ज्ञान था। शिवाजी महाराज को पहाड़ियों के बीच के जो रास्ते होते थे उनको अच्छे से ज्ञान था, इसलिए उनको पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी गई है। संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था उज्जैन के प्रकांड विद्वान कवि कलश को। खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में साहूजी महाराज और ताराबाई के बीच में। खेड़ा का युद्ध 1707 में साहूजी महाराज और ताराबाई के बीच। खेड़ा से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक है क्वेश्चन आया था सकर खेड़ा का युद्ध। सकर खेड़ा का युद्ध, ये सकर खेड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो सकर खेड़ा का युद्ध बरार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बरार में। एक क्षेत्र बरार, दक्षिण भारत में, उस जगह सकर खेड़ा का युद्ध हुआ था और 1724 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 1724 में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया है, बिहार पुलिस के एसआई के पेपर में आया है कि सकर खेड़ा का युद्ध कहाँ हुआ? तो बरार में हुआ। कब हुआ था? किस वर्ष? 1724 में हुआ था। और किनके बीच में लड़ा गया? अगर ये पूछ देता है किनके बीच में लड़ा गया, तो ये जो निजाम उल मुल्क थे, निजाम उल मुल्क और मुबारिक खान के बीच लड़ा गया। निजामुल मुल्क और मुबारिक खान के बीच में सकर खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाल खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो पाल खेड़ा का जो युद्ध हुआ था, वह युद्ध हुआ था 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। जो ये पाल खेड़ा का युद्ध, ये क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि पाल खाड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था, कब हुआ था? 1728 में। दिल्ली पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच समय हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ बालाजी बाजीराव के प्रथम के समय हुआ। बालाजी बाजीराव के समय हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। तब हुआ 1761 में। और किनके मध्य हुआ था? बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इस बात को याद रखेंगे, इनके बिटवीन पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो द्वितीय आंग्ल मतलब अंग्रेजों के बीच कब लड़ा गया? 1803 से 1805 ईस्वी तक। ये रेलवे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे का कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1803 से 1805 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1817 से लेकर 1819 के बीच। ये बात को ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी, जीवाजी राव सिंधिया ने।
किस इतिहासकार ने तृतीय पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो जो तृतीय पानीपत की युद्ध की लड़ाई हुई थी 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और बाला बाजीराव के मध्य, वो काशीराज पंडित ने देखा था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? तो राणा प्रताप से चेतक घोड़ा संबंधित था। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। खुतबा क्या था? इसका क्या महत्व है? तो खुतबा जो था उस व्याख्यान को कहते थे जो दोनों ईदों और जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति, मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था? सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था? इसके संस्थापक कौन थे? तो जो सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिला था। इसके संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती थे। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का जो मौलिक नाम था वो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कांस्य स्तुति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। हाँ, कांस्य नर्तकी मतलब नाचती हुई लड़की, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध गजनवी के आक्रमणों के समय भारत कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया? तो आक्रमण के साथ मुस्लिम विद्वान भारत आया तो अल बरूनी आया। कौन आया? अल बरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना? तो हजारा राम मंदिर जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना। कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जो मुगल चित्रकला के नाम से जाना जाता है तो जहांगीर को जाना जाता है। अगर चित्रकला कहीं भी आ जाए तो जहांगीर को टिक मारना है, इस बात को याद रखेंगे। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? ये याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में वो 20 खंभों पर स्थापित है। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी। तो जो दूसरी भारतीय जाति वो कृषक थी। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कृषक थी। बौद्ध धर्म के अनुसार जन साधारण के लिए दूसरा निषेध है। जो बौद्ध धर्म के अनुसार जन साधारण के लिए निषेध है वो है क्या? असत्य। किस सातवाहन शासक ने सक्षत्रप नहपाण के सिक्के का पुनः जारी किया? तो सिक्के को पुनः जारी किया तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है, वो कहाँ हुआ है? जाबाल उपनिषद में। जाबाल उपनिषद में हुआ है। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो मणि मेखली में। मणि मेखली में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा की थी 1522 ईस्वी में। शहजादे के रूप में शाहजहाँ का क्या नाम था? तो शहजादे के रूप में शाहजहाँ का वास्तविक नाम था खुर्रम। और बाबर का जो वास्तविक नाम था, बाबर का जो वास्तविक नाम था बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यह प्रश्न सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है कि और कब आया? तो दो है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। तो हुमायूं का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नासिर अल दीन मोहम्मद हुमायूं। ये हुमायूं का वास्तविक नाम था, नासिर अल दीन। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अकबर का वास्तविक नाम? तो अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये इन तीनों के वास्तविक नाम हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
हुमायूं का नासिर अल-दीन मोहम्मद हुमायूं, अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगे प्रश्न में आते हैं। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो खुर्रम। तुर्कों द्वारा वास्तविक चाप ट्रू आर का प्रयोग किस मकबरा में किया गया है? तो तुर्कों द्वारा जो ट्रू आर का प्रयोग है, वास्तविक चाप का प्रयोग बलबन के मकबरे में किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो छठा मंडल है भरद्वाज ऋषि को समर्पित है। कर्म और पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो जो कर्म और पुनर्जन्म की प्रथा है का सर्वप्रथम वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाब्रू में, कहाँ है? भाब्रू में है। भाब्रू किस राज्य में है? तो जो सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख है भाब्रू, तो भाब्रू जो है राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में है। गुप्त साम्राज्य के किस अशोक को हेन शुआंग ने शक्रादित्य कहा है? तो जो गुप्त साम्राज्य में हेन शुआंग को शक्रादित्य कहा है वो कुमारगुप्त द्वितीय है। कौन है? कुमारगुप्त द्वितीय। बदायूं में स्थित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? बदायूं में निर्मित हौज ए सम्मी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। मुगल काल में परगने को खजांची को क्या कहते हैं? तो मुगल काल में परगने को खजांची कहते थे फोतदार। क्या बोलते थे? फोतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी? तो जो अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति 1578 में दी। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी, धर्मों के लिए प्रवेश में अनुमति दी थी 1578 में। अकबर ने कुछ कार्य कराए थे, तो आइए जान लेते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। जैसे दास प्रथा का अंत किया था, तो इससे हम लोग ऐसे याद रखेंगे डी। फिर उसके बाद आता है तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, टी। फिर उसके बाद जजिया कर आया था, जे। ये क्या था? जजिया कर। फिर उसके बाद आता है DTJF। एफ का मतलब है जो फतेहपुर सीकरी, एफ से सीकरी का मतलब है एस से सीकरी। ये क्या किया था? इसने अपनी राजधानी आगरा से सीकरी ले गया था, तो एस से सीकरी। DTJF। क्रम क्या है? 1562 में इसने जो था दास प्रथा का अंत कर दिया था अकबर ने। और जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था वो किया था 63 में। कब किया था? 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, 1563। फिर जजिया कर कब समाप्त किया था? तो जजिया कर किया था 64 में, 1564। उसके बाद आता है सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो जो राजधानी परिवर्तन किया था वो 1571 में किया था। क्यों किया था? 1571 में। और इसके बाद इबादत खाना आता है, DTJFI। इसका मतलब है आई से इबादत खाना। तो इबादत खाने की जो स्थापना की थी वो 1575 में की थी। कब की थी? 1575 में। अगर आप इसको 2-3 बार लिख लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किस वर्ष किया गया? तो 1562 में, डी से दास प्रथा। अगर पूछेगा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? तो 1563 में, DTJF। अगर आपसे पूछ देता है जजिया कर, तो जे से जजिया कर 64, 62, 63, 64 तो क्रम से है बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है एस, फतेहपुर सीकरी। एस मतलब सीकरी। तो अपना राजधानी का जो परिवर्तन किया था आगरा से, जो सीकरी ले गया था फतेहपुर, कब किया था? 1571 में। उसके बाद इबादत खाना आता है। इबादत मतलब पूजा पाठ करने का उसने एक तरीका बनाया था, तो वो कब की स्थापना की थी? इबादत खाना मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं इबादत खाने का क्या अर्थ है? जैसे मंदिर। तो कब की थी स्थापना? 1575 में। 1575 में इसने कब अनुमति दी सभी लोग पूजा कर सकते हैं इस इबादत खाने में? तो 1578 में। देखिए क्रम से अगर याद रखेंगे तो याद हो जाता है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। एक चीज़ और है कि दीन ए इलाही, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दीन ए इलाही, तो इसकी स्थापना कब की थी? फिर दीन ए इलाही, फिर आई आ जाता है, डी आ जाता है, डी से दीन ए इलाही। इसकी स्थापना जो की थी 1582 में की थी, 1582 में। तो ये आपको क्रम याद रखना है, 2 बार 3 बार आप लिख के देखेंगे याद हो जाएगा। DTJSI ID।
SID, सिड, DTJSID। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में कार्यकाल क्या क्या है? तो लॉर्ड हार्डिंग में भारत का कार्यकाल है 1844 में से लेकर 1848। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? तो लॉर्ड कार्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। और एक चीज़ और बता देता हूँ, किस व्यक्ति ने ये कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है? वो कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिया नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो किस व्यक्ति ने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ष है। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन MPPCS में आ चुका है, MPPCS में आ चुका है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों की कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख से मिलता है। कब हुआ था कलिंग अभियान? 261 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। कौन सी हड़प्पाकालीन, ये पूछ देता है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो अगर आपको याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हैं, मौसी। माँ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, मौसी। और जो हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे था? तो रावी, हरा। हा से हड़प्पा, रा से रावी। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था। तो हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। मौसी से मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हरा से हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो जो हड़प्पाकालीन जो केंद्र था वो नेस्दी था। क्या था? नेस्दी। सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई। तो जो सबसे पहले धातु जो आई थी वो प्रयुक्त की गई थी बर्तन बनाने के लिए। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है। बताइए इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? तो देखिए, जो ये उत्तर में जम्मू के अखनूर ज़िला में मांडा से लेकर दक्षिण में अहमदनगर के प्रवर नदी पर दायमाबाद तक, या गुजरात में किम सागर तट पर भागवत राव तक फैला हुआ है। आप ऐसे याद सकते हैं, जो उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, वो जम्मू कश्मीर के मांडा ज़िला में है। ठीक है, अखनूर ज़िला में मांडा। और जो दक्षिण में है वो अहमदाबाद के दायमाबाद में, अहमदाबाद के जो साउथ में, वो अहमदाबाद के दायमाबाद में है। इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं। अशोक के कंधार और लद्यमान के लेख किस लिपि में मिलते हैं? तो जो अशोक के कंधार और लद्यमान लिपि है वो अरमाइकी लिपि में मिलती है। कंधार कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान में। आ से अफ़गानिस्तान, आ से अरमाइकी लिपि, ऐसे याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तमिल ग्रंथ तोल्कापियम का लेखक कौन है? तो तमिल ग्रंथ तोल्कापियम का लेखक तोल्कापियर है। चोल शासक द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो चोल शासकों द्वारा प्रसारित मुद्राओं या सिक्कों का जो सामान्य नाम था वो कलंजु या पोन या कांसू थे। मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो मौर्योत्तरकालीन पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। ऋग्वेद काल में ईशान नामक संबोधित किया जाता था।
तो जो ऋग्वेद में ईशान नामक संबोधित किया जाता था वो शमित के उपसभापति को ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के नागरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसे 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या कितनी होती थी? 6 होती थी। तो आज हम लोगों ने लगभग 100 प्लस क्वेश्चन फिर तैयार किए। लगभग हमने 2000 क्वेश्चन से ज़्यादा पढ़ डाले होंगे। आपको ये क्वेश्चन एक बार में कभी भी याद नहीं होंगे। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एक बार में इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। इतना बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है कि ये 2000 क्वेश्चनों को आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का तरीका ये है कि आप एक बार वीडियो को देख लें पहले नॉर्मल स्पीड में, फिर उसके बाद आप 2x की स्पीड में 5 मिनट के रिवीजन में आप पूरे क्वेश्चनों को करने के लिए नहीं चाहिए। केवल पहली बार केवल वीडियो देखने में आपको समय लग सकता है 20 मिनट। उसके बाद आप 2x की स्पीड में केवल 10 मिनट में सारे क्वेश्चन एक जो पार्ट है उसको 10 मिनट के अंदर रिवीजन मार सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में बने रहेंगे, आपको आंसर याद हो जाएंगे। बिना किसी समय गंवाए आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो इसलिए रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद।